ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों, मैं कुमारी सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था और जो आजकल हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है कि प्रत्येक जो हिंदी का मुख्य टॉपिक है ना, जिससे कि हमारे पैरामेडिकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से जो है हम लोग उस टॉपिक को ही एक प्रॉपर टॉपिक को पकड़ के उससे जो है सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों मैंने जो है पिछले क्लास में शब्द विचार को दिया था। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है वर्ण और ध्वनि, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो वर्ण और ध्वनि है। तो वर्ण और ध्वनि से जो प्रश्न ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, है ना, पिछले साल या यूँ कहें कि विगत जितने सालों में एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मैं उन्हीं प्रश्नों में से जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपके सामने जो है रखूं। तो बच्चों, आज का जो मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है वर्ण एवं ध्वनि से है। सारे प्रश्न इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये जो सेशन है और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे अपने टॉपिक की ओर, है ना, हमने अपने प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, है ना। छात्रज्ञ वर्ण है। छात्रज्ञ कौन से वर्ण है? ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए कि छ, त्र, ज्ञ और एक स्र, जो से श्रमिक होता है स्र, है ना, ये चारों जो हैं कौन से व्यंजन है जी? संयुक्त व्यंजन है। समझ में आया? ये चारों कौन से व्यंजन है बच्चों? संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है जी? तो 4 होती है। यहाँ तो सिर्फ 3 ही दिया है ना, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिया है। एक छ दिया है, त्र दिया है, ज्ञ दिया है, स्रा नहीं दिया है, लेकिन स्रा भी होता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलावट से बना होता है। ठीक है। जैसे छ किससे मिल के बना है जी? क और तालब सा से मिलके क्या बना है जी? छ बना है। ठीक है। क और तालब सा से मिलके छ बना है। त्र टी और ता और र से मिलके त्र बना है। ज्ञ जा और यहाँ से मिलके ज्ञ बना है। स्र मूर्धन्य सा और र से मिलके स्र बना है। ठीक है। अब समझ में आ गया? कभी भी संयुक्त व्यंजन के बारे में प्रश्न पूछे तो ये चारों को याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन, या इसको संयुक्ताक्षर भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, संयुक्ताक्षर। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहते हैं? है ना। देखिए, अयोगवाह इसी में छुपा हुआ है। आ का मतलब होता है अलग से। आ का मतलब अलग से, अलग मतलब दूसरा। आ का मतलब कोई अलग, है ना, कोई दूसरा, है ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, और वाह का मतलब बाहर से, है ना। कभी भी कोई वर्ण के ऊपर अगर कोई बाहर से आके जुट जाता है ना, तो उसको अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, घोष को, या महाप्राण को? बताइए। अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या कितनी है जी? बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि अयोगवाह के जो है 2 भेद होते हैं, है ना। एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। समझ में आया? एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। यही है अयोगवाह की 2 संख्या। ठीक है। समझ में आ रहा है? एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अयोगवाह ये किसी शब्द के जो है बाहर से लगते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से अनत, है ना, लेकिन यही ऊपर अगर अनुस्वार बैठा दिया जाए तो ये क्या बन गया जी? अनंत। ये बाहर से जुटा ना अनुस्वार, यानी कि अयोगवाह हो गया।
ठीक है, हैं? समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए दुख, इस तरह से, है ना। अब इसके बीच हम लोग विसर्ग लगा देंगे, दुख, इस तरीके से हो जाएगा। ये बाहर से लग गया ना। चलिए, बाहर से लगने के बाद शब्द का क्या करता है जी, मतलब ही चेंज कर देता है ना, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज कर देता है, मीनिंग भी चेंज कर देता है। तो अयोगवाह कौन है जी, दो है, अनुस्वार और विसर्ग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष, महाप्राण। तो अनुस्वार तो कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी विसर्ग दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, विसर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न संख्या 3, फ और ब किस प्रकार के वर्ण हैं? फ और व किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब हुआ दंत, और ओष्ठ के मदद से जो है इसका उच्चारण होता है। मूर्धन या मूर्धा से होता है। तालव्य का मतलब हुआ तालु से होता है, और कष्टोष्ठ का मतलब हुआ कंठ और ओष्ठ से होता है। तो चलिए बताइए इसका किससे होता है, फ और ब? फ, प, फ, व, व, म। सबसे पहला तो हम लोग इसका इतना तो समझते हैं सब कि ओष्ठ से उच्चारण होता है ना। जब भी हम लोग पढ़ते हैं प फ व व वर्ण पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा रहेगा का कंठ, है ना, का ख ख कंठ से होता है, च छ छ तालु से, है ना जी, हैं, ट ठ ठ मूर्धा से, त थ थ जो है सॉरी कंठ, तालु, मूर्धा, और क्या होता है जी, ओष्ठ होता है। ठीक है, यही होता है। तो बच्चों दंत ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, तो इतना तो समझ में आता है कि जिसमें ओष्ठ रहेगा वही पफ बवा का उच्चारण स्थान होगा। लेकिन क्या दंतोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ? ऑप्शन ए होगा या डी होगा? तो एक बार आप प फ बोल के देखिए, दांत देखिए, सॉरी आपका जो जीभ है वो कहाँ आके टच करता है। तो जब जैसे हम लोग प बोलना स्टार्ट करते हैं तो जीभ आगे की ओर टच करता है, यानी दांत की तरफ टच करता है। तो दंत, तो दंत प्लस ओष्ठ मिलके हो गया क्या जी, दंतोष्ठ। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ठ। पफवा का उच्चारण स्थान किससे है जी, दंतोष्ठ से। अगर बाय द वे कभी भी दंत ना दिया हुआ रहे, ओष्ठ दिया हुआ रहे, तो ओष्ठ को हम लोग को मारना है। ठीक है, ओष्ठ इसका राइट आंसर होगा। दंतोष्ठ से जो है बच्चों एक हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, सबसे इम्पोर्टेंट, कि व का उच्चारण स्थान क्या है, व का। और ये कई बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में, है ना। व का उच्चारण स्थान, तो व का उच्चारण स्थान बच्चों दंतोष्ठ है। समझ में आया? प फ के लिए तो नहीं पूछेगा, प फ के लिए डायरेक्ट ओष्ठ पूछेगा, तालु पूछेगा, है ना, मूर्धा पूछेगा, ये सब पूछेगा। लेकिन यहाँ पे जो है व के लिए पूछ सकता है, तो वह जो है दंतोष्ठ वर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? अब ये भी कोई बताने की बात है जी, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है वाक्य, ऑप्शन डी है अक्षर, है ना। तो देखिए ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द कोई नहीं इसमें करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शब्द जो है पहले भाषा आएगा तभी शब्द आएगा, है ना। पहले हम लोग उसको भाषा के रूप में कन्वर्ट करके बोलेंगे, तभी शब्द के रूप में उसको लिखेंगे, है ना जी। तो पहले बोलना आता है, उसके बाद लिखना आता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर वी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, शब्द, भाषा, वाक्य और अक्षर, है ना। तो ध्वनि और अक्षर तो सेम चीज हो गया, है ना। शब्द और भाषा में ही कंफ्यूजन था, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को जरा पढ़ा जाए। कह रहा है लघुतम बाघ ध्वनि किसे कहते हैं, है ना। लघुतम बाघ, है ना, समझ में आ रहा है ना, जिसमें लघु कम बाघ हो, है ना, वैसा ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या शब्द। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, है ना।
तो आप लोग को पता होगा बांग का मतलब बोलना है ना। जो हम लोग के मुख से सबसे छोटी ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पे जो है ना परिभाषा, वर्ण की परिभाषा को ही थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, कोई और इसमें कुछ किया नहीं है। लघुत्तम बाघ ध्वनि किसे कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी जो ध्वनि है ना, जो मुख से निकली हुई छोटी ध्वनि है। बाघ मतलब ऐसे तो साहित्य होता है, तो जो हमारे किताबों की सबसे छोटी ध्वनि है उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं हम लोग वर्ण। इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, लघुत्तम बाघ है ना, छोटी जो है ध्वनि क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर अब हम लोग प्रस्थान करते हैं। वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ है ना। ऐसे तो मात्रा की संख्या टोटल कितनी है जी, 10 है। मात्रा की संख्या टोटल कितनी है बच्चों, 10 है। आकार, हर्षिकार, हर्षुकार, दीर्घिकार है ना जी। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, बस। अनुस्वार अभिसर्ग मात्रा नहीं है, याद रखना है। तो वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ होता है बताइए। वर्ण की मात्राएं, ये तो भाई लिख दिया ही है, तो इसमें क्या बात है कि वर्ण की मात्राएं या वर्णमाला में मात्रा सेम चीज ही है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे ही छट रहा है, पहला ऑप्शन तो कट कर गया। फिर देखिए वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय, बिल्कुल अगर बच्चों हम अ लिखते हैं और अगर मैं आ लिखती हूँ है ना, दोनों के टाइमिंग में, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन का टाइमिंग होगा चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इसका 1/10 सेकेंड लगेगा है ना, तो इसका 1/ कितना लगेगा जी बताइए, इसका 1/5 सेकेंड लगेगा। समझ में आया है कि नहीं। तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय यही राइट होगा, है कि नहीं। कि अगर कोई शब्द मात्रा रहित है और कोई मात्रा सहित है, तो दोनों को जो है उच्चारण में फर्क होता है बच्चों। समझ में आया ना। या तो यूं कहें कि किसी में कोई हर्षई की मात्रा है, किसी में दीर्घई की मात्रा, उसमें भी फर्क होता है टाइमिंग का, है ना। भले ही हम लोग जो उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, है ना, लेकिन व्याकरण शास्त्रियों ने जो है इसे प्रूफ किया है और ये ऑथेंटिक है। समझ में आया, ये जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि ये फेक है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ऐसा ही है ना। कोई ए बोलता है और कोई ए बोलता है, ये दोनों के टाइमिंग में फर्क है बच्चों, है ना, ठीक है। तो ध्वनि का परिमाण, वर्णों का क्रम, ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो कुछ उच्चारण में लगने वाला समय, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कल लिख के लाओगे मात्रा की संख्या कितनी है, तो मैं बता चुकी हूँ, और कौन कौन है जो आकार, हर्षिकार, तभी तो जानूं कि आप लोग जानते हो या भी नहीं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में देखिए, प्रश्न संख्या 7, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, है ना। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए घोष, स्पर्श, स्वर या व्यंजन। घोष, स्पर्श और व्यंजन, स्वर, 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। चलिए बताइए, बिना उच्चारित होने, सॉरी बिना अवरोध के, कहने का मतलब है कि जिस वर्ण के उच्चारण में है ना किसी अन्य प्रकार का जो है सहायता ना ली जाए, या उसमें किसी अन्य वर्ण का जो है कोई सहभागिता ना हो। अवरोध तो किसी वर्ण के द्वारा ही ना होगा जी, इसमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, ये स्वतः मुंह से निकल जाता हो, वैसे वर्ण को क्या कहते हैं बताइए। अवरोध का मतलब होता है रुकाव, टकराव, है ना। तो बताइए ऐसे वर्ण को क्या कहेंगे बच्चों। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। जिस वर्ण के सहायता उच्चारण में जो है कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, है ना, यह मुख से जो है स्वतः निकल जाती है। जैसे देखो मुंह खोलोगे तो निकल जाएगा आ, जरा और जोर से खोलोगे ऊपर ऊपर की तरफ मुंह करके आ, नीचे करोगी ई, हर्षई, दीर्घऊ, है ना जी, इस तरह से आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों, स्वर कहलाते हैं, ठीक है।
अब बात है स्वर की संख्या कितनी है। तो हिंदी में तो स्वर की संख्या जो है वो 11 ही है ना। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ, बस। अनुस्वार और विसर्ग जो है क्या है जी, व्यंजन है। मैं आप लोग को शुरू में ही पढ़ा चुकी हूँ, है ना। शुरू के ही प्रश्न में आप लोग इसको क्लियर कर चुके हैं, इसलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8। कोई प्रॉब्लम है? पहला स्वर था 7 में स्वर था, अब 8 में व्यंजन है। बताओ व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, है ना। दीर्घ स्वर वाले वर्ण, ऑप्शन ए में है दीर्घ स्वर वाले वर्ण, ऑप्शन बी में है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वर्ण, और ऑप्शन डी में है बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो जो बच्चे स्वर की परिभाषा को समझते हैं वो व्यंजन की परिभाषा भी जानते होंगे, क्योंकि स्वर का अपोजिट ही होता है बिल्कुल व्यंजन, है ना। स्वर में है जिसकी सहायता ना ली जाए किसी भी वर्ण की, है ना, जबकि व्यंजन में है कि जिस वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए, या फिर व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता ली जाए। ठीक है, किसकी सहायता ली जाए? स्वर की सहायता ली जाए। समझ में आ रहा है? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। इसकी जो कुल संख्या होती है बच्चों, कितनी होती है बताइए? इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है ना। इसकी व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है हिंदी में? 33 होती है। का से लेकर के माँ तक का हो जाता है ना जी 25, उसके बाद हो जाता है 8 11 लवा में। यही तो इतना 33 व्यंजन वर्ण है, 25 और 8 33। ठीक है, 25 इधर और प्लस 8 11 लवा में। ठीक है, 25 जो है स्पर्श व्यंजन हो गया, 8 में ऊष्म और अंतस्थ दोनों आ जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा अंतस्थ ऊष्म, हम लोग अगले जो है क्वेश्चन में पढ़ ही लेंगे, इसको भी आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित। चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया ना व्यंजन वर्ण कि वैसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाती है ना, जैसे कि क लिखते हैं तो इसमें जो है आ मिला हुआ रहता है ना। क ध्वनि है बच्चों, जबकि आ मिलने के बाद जो है क व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, एक हुआ क तो ये ध्वनि हुआ, एक हुआ क तो ये हुआ व्यंजन वर्ण, है ना। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें आ की मात्रा निहित रहती है, एक चीज याद रखिएगा, इसीलिए वो व्यंजन वर्ण है। अगर उनमें आ नहीं रहेगा तो वो व्यंजन ना होकर के सिर्फ और सिर्फ ध्वनि हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, इनमें कौन स्पर्श व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? ऑप्शन ए क वर्ग, बी च वर्ग, सी ट वर्ग, त वर्ग, डी ये सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जी, क ख ग घ च छ ज त थ द ध न, ये ऑल ऑफ दिस। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वैसे व्यंजन वर्ण को कहते हैं, है ना, जिसका उच्चारण जीभ द्वारा, है ना, जीभ के कारण जिसके उच्चारण जीभ के मुख के विभिन्न भागों में सटने से होता है। समझ में आना, टच करने से होता है ना। और ये सारे कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है, याद रखिएगा। कौन कौन? कवर्ग चवर्ग टवर्ग, टवर्ग भी है और तीसरा है पवर्ग। तो 5 5 10 15 20 और 25, है ना। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है जी? 25 है। ठीक है, समझ में आया जी? ये जो 25 व्यंजन वर्ण हैं इनका उच्चारण जीभ से जो है मुख के किसी न किसी भाग में सटने से निकलता है। समझ में आया? इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी तो क्या है, ये सभी के सभी जो हैं क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बात करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मुझसे बात करना, अपने आप में नहीं करना है। ओके, अब है का कौन सा व्यंजन है? बताओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है जी? का एक तो ऐसे ही तुम लोग बता दोगे, तो जो नहीं भी पढ़ा है वर्ण
वो भी बता देगा। ऑप्शन ए है तालव्य, बी दंत, सी मूर्धन्य, डी कंठ। चलिए बताइए कौन सा व्यंजन है? तालव्य, दंत, मूर्धन्य, कंठ, है ना। निम्नलिखित में का जो है कौन सा व्यंजन है जी? तालव्य, दंत, मूर्धन्य, कंठ। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ, है ना। का जो है उच्चारण स्थान कहाँ से है बच्चों? कंठ से है। ठीक है, का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से है। क ख ग घ अंगा ये पूरे का उच्चारण स्थान कंठ से। आ का भी उच्चारण स्थान कंठ से है। ठीक है, आ, है ना। अक्का वर्ग पूरे का उच्चारण स्थान कहाँ से है जी? कंठ से है। इसको बोलने में जो है मुंह खुला और जीभ उठा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो का कौन सा व्यंजन है? कंठ वर्ण है, कंठ व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग प्रस्थान किए हैं। जरा उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? देखिए सेम प्रश्न 10 और 11 एक ही है, लगता है रिपीट हो गया प्रश्न। कोई नहीं, आप लोग इसको जरा सॉल्व करके बता दो, मुझे ऑप्शन भी ना पढ़ना पड़े, आप लोग आंसर भेज दो। उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? तालव्य वर्ण, कंठ वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण। ये तो जाहिर सी बात है ना जी कि जो जिसका उच्चारण स्थान होगा उसी पर आधारित उसका नाम होगा। कक्खा गगा का उच्चारण कंठ से है तो इसलिए इसको कंठ वर्ण कहेंगे। बिल्कुल सही, सारे बच्चों का सही है, इसमें कोई दौरा नहीं है, सारे का सही है। ठीक है, तो सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ओष्ठ से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो प वर्ग वाला पूरा है, प, फ, ब, भ और म। तो इसके अलावा जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ ऑप्शन ए में है म, प, फ, इ, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस, सारे बच्चों का बहुत ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इया, है ना। इया का उच्चारण किससे होता है जी? तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। ये सब तो नासिक के वर्ड में भी है ना। नाक से भी होता है, जिसमें अनुस्वार की मात्रा ना की जो है मात्रा आ जाती है तो वो ऐसे भी अनुनासिक में आ जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न संख्या 13। कोई प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे तो आप लोग बताओ, है ना। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग बताओ कि मैम नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है तो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य वर्ण है? तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मूर्धा से उच्चारण किसका किसका होता है जो। तो मूर्धा से उच्चारण होता है, आप लोग को बता देती हूँ, ट, ठ, द, ध और न। ठीक है, ट ठ ड सॉरी ड ठ ड, यहाँ पर ड होगा। अरे भाई क्या मैं लिख रही हूँ जी, ट ठ ड ढ और न, है ना। यानी कि टवर्गी ट वर्ग का जो उच्चारण है बच्चों, ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है। अब यह 4 ऑप्शन दिए, अब आप लोग फटाफट बताओ कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद भी बताओ, ये तो मैंने आंसर ही बता दिया आप लोग को, च, ज, ट, झ, है ना। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में च, ज, ट, झ। ठीक है, तो कौन सा वर्ण जो है मूर्धन्य वर्ण होगा? तो जाहिर सी बात है मूर्धन्य वर्ण वही होगा जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, है ना। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ऑप्शन सी, है ना जी, ट वर्ग। तो ट वर्ग इसका राइट आंसर होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है बच्चे? नो। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए एक बार। व्यंजन वर्णों में से बताइए कि कौन महाप्राण वर्ण है ना। निम्नलिखित व्यंजन वर्ण में से बताइए कि कौन महाप्राण वर्ण है। समझ में आया? सबसे पहले महाप्राण वर्ण कहते किसको हैं, एक बार हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, है ना।
तो देखिए महाप्राण वर्ण जिनको बोलते समय है ना, जिनको बोलने में अधिक समय व प्रयत्न करना पड़ता है ना, समय भी ज़्यादा देना पड़ता है जी, समय भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है ना, और प्रयत्न भी अधिक करना पड़ता है। प्रयत्न का मतलब समझते हैं ना, कोशिश करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा पावर लगा के बोल रहे हैं, है ना, एनर्जी वेस्ट करके बोल रहे हैं। तो जिस वर्ण को जो है बोलते समय अधिक समय व प्रयत्न करना पड़े उसे महाप्राण करते हैं। देख रहे हो ना, महाप्राण, है ना, जिसके पीछे महान प्राण लगाना पड़ता हो, ज़्यादा मतलब कि जोर देना पड़ता हो। इसकी संख्या जो है टोटल 15 होती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कौन कौन होती है बच्चों, ये जरा लिख लो तो जल्दी से, है ना। सबसे पहला ख, घ, ठीक है, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, म, भ, तालव श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ठीक है, ये जो 15 है ये घोष वर्ण, सॉरी महाप्राण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो है 15 वर्ण ये महाप्राण है ना। कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ग का सेकंड, किसी भी वर्ग का सेकंड एंड फोर्थ वर्ण, सेकंड एंड फोर्थ वर्ण जो है महाप्राण होता है। समझ में आया? सेकंड और फोर्थ वर्ण क्या होता है जी? महाप्राण होता है। अब आप लोग फटाफट बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, क ख ग अड़ा। चलो बताओ, इसका ख ड, इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? किसी भी वर्ण का सेकंड और फोर्थ, तो क तो पहला हो गया, ये तो कट जाएगा, है ना। ख सेकंड हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी होगा। होगा जी? हैं? ग और ड भी नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे समझ में ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये चीजें हैं महाप्राण वर्ण, ये समझ में आ गई होगी। महाप्राण वर्ण की संख्या टोटल 15 है। कौन कौन है ये मैं लिख चुकी हूँ। किसी भी वर्ण का सेकंड और फोर्थ, किसी भी वर्ग का सेकंड और फोर्थ वर्ण होता है, प्लस तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ठीक है, हो गया ना 15। चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये प्रश्न हमारा पहला प्रश्न था, इसलिए मैं इसको एक बार भी नहीं बताऊंगी कि क्या होगा संयुक्त व्यंजन। जो हम शुरू में ही बता दिए थे आप लोगों को कि शुरू संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है ये आप लोग खुद समझो, है ना। और यहाँ पे इस तरह से ऐसा नहीं है कि चारों को लिख रखा है, वो लिख दिया है इस तरह से कि संयुक्त व्यंजन कौन है, मतलब कि बताइए कि यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 4 का ग्रुप है, ऑप्शन बी, सी और डी, इन चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप जो है संयुक्त व्यंजन को समर्पित होगा, बताओ। तो देखिए बच्चों, छ, त्र, ज्ञ और स्र, है ना, यही तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन थे, हैं और रहेंगे। क्या कहते हो? तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो। होगा जी? चलिए हम लोग अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक के वर्ण है? नासिक के वर्ण कहने का मतलब है किसके उच्चारण में जो है नाक की सहायता लिया जाता है। ऑप्शन ए में है इया, बी में है छ, सी में छ, डी में स, मूर्धन्य स, है ना। बताइए नासिक के वर्ण इया, छ, स, किसको बोलने में ऐसा लग रहा है जी कि नाक से आवाज निकाल रहा है, नाक वाइब्रेट हो रहा है? तो इया का, है ना। किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर जो है नासिक के वर्ण होता है, याद रखना है बच्चों ये चीज। ठीक है, और एक अनुस्वार, है ना, चंद्र बिंदु, ये सारे के सारे जो है नासिक के वर्ण है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका क्या होगा जी? राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर
प्रस्थान करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 17। च छ ज झ इया ये ध्वनियां क्या कहलाती है? च छ ज झ इया ये ध्वनियां क्या कहलाती है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि च छ ज झ जो है ना, इसका ये पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान जो है क्या है? तो तालु है। ठीक है बच्चों, ये पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालु है। क्या है? तालु। तालु से इन पांचों का जो है उच्चारण होता है। तो अब बताइए कि जब इन पांचों का उच्चारण स्थान तालु है तो इनके वर्णों को किस ग्रुप में रखा जाएगा? पढ़ लीजिए ऑप्शन इसके लिए। ऑप्शन ए कंठ, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी दंतोष्ठ। चलो बताओ क्या होगा? जाहिर सी बात है तालव्य होगा, है ना जी। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, यानी कि च छ ज झ इया ये तालव्य वर्ण कहलाएंगे। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन कहलाता है? अल्पप्राण, महाप्राण तो पढ़ लिए, अब अल्पप्राण पढ़ना है ना। तो देखिए अल्पप्राण सेम उसका था। अल्पप्राण किसे कहेंगे, है ना? अल्पप्राण वैसे वर्ण को कहेंगे जिसमें कम समय व प्रयत्न भी कम करना पड़ता हो, है ना। जिनके उच्चारण में समय कम, है ना, समय जो है कम, समय कम और प्रयत्न भी कम। ठीक है, तथा इसका एक और परिभाषा से बोल सकते हैं कि जिनके उच्चारण में कम वायु प्रवाह होता है। जब हम मुंह खोलते हैं तो बहुत कम खुलता है ना, कम वायु प्रवाह होता है। ठीक है, कम वायु प्रवाह, तो वैसे वर्ण को क्या कहेंगे जी? अल्पप्राण कहेंगे, है ना। इसकी टोटल संख्या बच्चों 20 होती है। इसकी टोटल संख्या क्या होती है? 20 होती है। अब बात आता है कि ये वर्ण जो है टोटल कौन कौन है। तो देखिए किसी भी वर्ग का थर्ड, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, समझ में, सॉरी मैं गलती लिख दी, फर्स्ट जी, एक सेकंड रुक जाओ। किसी भी वर्ग का, बस उसको छोड़ देना। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी वर्ग का जो है सेकंड और फोर्थ, है ना। तो इसमें हो जाएगा बच्चों किसी भी वर्ग का फर्स्ट, है ना, थर्ड और फिफ्थ। कहने को अगर कखा का में ले लीजिए तो क, है ना, क, ग और अंग, ये क्या हो गए? टोटल अल्पप्राण हो गए। इसी तरह से पांचों वर्ग में आ जाएगा। एक में आएगा, अगला में आएगा च ज इया आएगा, ट ड न आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसके अलावा और क्या क्या आता है? तो इसके अलावा य, र, ल और व इसी ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, य, र, ल, व इसी ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? सही है ना। तालव्य, मूर्धन्य है कि नहीं, दंडसा और ह तो थे किसके किस ग्रुप के मेंबर? महाप्राण के। ये अल्पप्राण है। तो अब बताओ इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बी। ए है क ग, बी अ आ, सी फ व, डी थ छ। तो पहला, तीसरा और पांचवा देखना है। तो ऑप्शन ए ही तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों। ऑप्शन ए ही तो इसका जो है सही ऑप्शन है, क और ग, है ना जी। इसका ऑप्शन ए ही जो है सही ऑप्शन है, क और ग। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अल्पप्राण और महाप्राण में समझ में आ गया अंतर दोनों में? एक की संख्या 15, एक की 20। प्रश्न संख्या 19। निम्न में से तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी है ना। तो तालव्य ध्वनियां तो वही रहेगी ना जिसका उच्चारण तालु से होगा। तो तालु से उच्चारण होता है किसका? च, छ, ज, झ,
और इया का, है ना। तो यही तालव्य ध्वनियाँ रहेगी। तो बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, ए में है ड, ढ, न, अंग, बी में है क, ख, ग, घ, सी में च, छ, ज, झ और डी में त, थ, द, ध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही, आप लोग का सही था, मैं समझ रही हूँ आप लोग का सही था, है ना। तालव्य ध्वनियाँ जिसका उच्चारण जो है तालु से हो, तो तालु से उच्चारण होता है छ, छ, ज, झ का, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है ना। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 20, वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। ये भी मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, है ना। ऑप्शन ए 11 है, बी 45, सी 33 और डी 50 है। चलो बताओ व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है जी। बच्चों व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है, जिसमें 25 जो है क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, है ना। क से लेकर के 25 और यार अलावा का 8, है ना। तो 25 और 8 कितना हुआ, 33 हुआ। यही स्वर की बात करें बच्चों, तो स्वर की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है 11। ठीक है, अब अगर कभी पूछ दे वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 होता है बच्चों। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम आप लोग को जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी 33। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है। अगला आया है घोष वर्ण कौन है। तो अब परिभाषा अब जब घोष की बन के आई है तो हम लोग घोष वर्ण के बारे में जान लेते हैं, है ना। घोष वर्ण जिनके उच्चारण करते समय ना, वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन अधिक होता है ना। स्वर्ण तंत्री में कंपन होता है, समझ में आया, कंपन होता है और आघोष में बहुत कम कंपन होता है ना। ऐसा लगता है जैसे कि जब हम बात करते हैं तो जो है थोड़ा घन घन आता है, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्वतः आवाज निकल जाता है। तो घोष वर्ण में जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है ना। स्वर तंत्री में कंपन होता है। ठीक है, इसकी संख्या कितना है जी, इसकी संख्या बच्चों 31 होता है। ठीक है ना, कौन कौन होता है, तो किसी भी वर्ग का, पहले देख लीजिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण, है ना। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण जो है बच्चों वो घोष वर्ण कहलाता है। इसके साथ ही साथ य, र, ल, व और ह, है ना, ये भी घोष वर्ण के ही उदाहरण हैं, समझ में आया। तो नीचे पूछ रहा ऑप्शन कि निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए, ध्यान से देखिए कौन कौन मैंने लिखा है। जो किसी भी वर्ण का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो था तो आ गया सेकंड, खा आ गया सेकंड, ये भी नहीं होगा, चा आ गया फर्स्ट, ये भी नहीं होगा, हा मैंने लिखवाया यहाँ पे जी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हा जो है घोष वर्ण का एक उदाहरण है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले आप लोग को पढ़ा रही हूँ, इसके बाद प्रश्न दे रही हूँ, है ना। यदि प्रश्न पहले दे भी देती हूँ तो पढ़ाने के बाद इसका जवाब मांगती हूँ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछ चुका है और बच्चे इतनी गलती करते हैं इसमें मत पूछो। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितनी है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 6, 7, 4, 2, है ना। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी है। आप लोग तो जानते होंगे कि मैम स्वर की संख्या 11 है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसा है, मूल स्वर। मूल स्वर कहने का मतलब है जिसकी उत्पत्ति हुई, है ना। तो ऐसे स्वर कितने हैं, 6, 7, 4, 2।
बिल्कुल नहीं बच्चे, वैसे स्वर की संख्या 4 है ना। इस तरह के मूल स्वर की संख्या कितनी है जी? 4 है। ठीक है, मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? जो देखिए अ, हर्षई, हर्षऊ और री, है ना। ये 4 क्या है जी? मूल स्वर हैं। ठीक है, अब बाकी जो स्वर बने हैं, आ बना या दीर्घई बना, दीर्घऊ बना, ए बना, इन सभी को आपस में ही मिलाने से बना है। जैसे आ को आ से मिला दिए, आप बन गया। हर्षई को हर्षई से मिलाएं, दीर्घई बन गया ना। इसी तरीके से आ को हर्षई से मिलाएं, ए बन गया। क्या समझते हो? समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से आ को हर्षऊ को से मिलाएं, ओ बन गया। आ को दीर्घऊ से मिलाएं, फिर औ बन गया। आ को दीर्घऊ से मिलाएं, औ बन गया, है ना। लेकिन जो जन्म हुआ है रियल में 4 ही हैं। ठीक है ना, मूल स्वर जो हैं हमारे 4 ही हैं। इन्हीं चारों से 11 का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, कभी मूल स्वर आ जाए तो यही लगाना है, टिक आउट करना है। बच्चों अगला प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन कौन है ना। तो बताइए महाप्राण वर्ण कौन कौन होगा? ऑप्शन ए ख घ, बी क च, सी य र, डी त द, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वर्ग का सेकंड और फोर्थ क्या होता है? महाप्राण होता है। ये चीज़ तो जानते हैं कि किसी वर्ग का सेकंड वर्ण और फोर्थ वर्ण जो होता है, सेकंड वर्ण और फोर्थ वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है ना। तो यहाँ पे सेकंड क ख ग का सेकंड ख और फोर्थ क्या आ गया? घ। तब तो इसका राइट आंसर एक में ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख और घ। जबकि क च य र त द ये सभी महाप्राण के उदाहरण नहीं हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है बच्चों। अगर वर्ण विचार आप लोग को पसंद आया हो, है ना, तो लाइक से कमेंट जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, वर्ण के अभी और प्रश्न आएंगे बच्चों आप लोग के समक्ष, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है।